यह एक कहानी है। शहर के एक मुख्य चौक पर एक विशाल भीड़ इकट्ठी हुई थी। वह सभी जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। पोडियम पर एक लड़की खड़ी थी, जिसको फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। उन्हें लगा कि वह एक कुंवारी के रूप में शैतान है। उसका नाम कीरा पारविस है। राजा उसके पास गए और उसे कहा कि एक पापी है। उसने पूरे साम्राज्य को मूर्ख बनाया है। वह झूठी है और वह नकली बेटी है और उसने अपने अपराध पर भुगतान करना होगा। उन्होंने अगले दिन मारने का आदेश दिया सम्राट की बेटी को, जो वहाँ मौजूद थी। अपने पिता से पूछा कि वह इतने करीब क्यों आ रहे हैं। यह लड़की बहुत खतरनाक हो सकती है। जादू टोना को अब आरोप झेल रही थी। कुछ करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि उसका मुंह बांधा हुआ था। सम्राट की बेटी भी उसी की ओर मुड़ी और बुरी तरह से मुस्कुराई। उन दोनों को ऐसा कर पाते जो साम्राज्य के अधिकांश लोगों को नहीं पता था कि कालकट कोठरी में राजकुमारी अगले दिन लड़की के पास आई। अगले दिन फांसी होने वाली थी। आखिर बार वह उसे कुछ दिखाएगी। उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और बांधी हुई लड़की से इसे देखा। यह पानी की बूंद जैसे लग रहा था, लेकिन यह जल आत्माएं थीं, वाटर स्पिरिट्स। राजकुमारी ने सोचा, यह लड़की अपनी आत्माओं को देख सकती है। इस बात का सबूत है कि यह एक मूर्ख व्यक्ति के मूल बेटी है। शुद्ध रक्त वाली, प्योर ब्लड वाली किया पारवेज पापी बन गई और वह ग्रैंड ड्यूक की नकली बेटी बन गई। लेकिन क्या होगा अगर वास्तव में एक झूठ था और वास्तव में असली राजकुमारी उसे अलविदा कहने के बाद उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि वह अगले दिन फांसी पर मिलेंगे और अगली सुबह लड़की को फांसी के मंच पर ले जाया गया। आज उसका सिर कलम किया जाएगा। आसपास हर कोई तुरंत उसे फांसी देने के लिए चिल्ला रहा था। बाद में ग्रैंड ड्यूक का खिताब एक नए उत्तराधिकारी को सिखाया गया। नए ग्रैंड ड्यूक के खिताब की स्थिति अचानक गिर गई। निकट भविष्य में पूरे महाद्वीप में एक बड़ा संकट आ गया और चाहिए कि अब आपदा से मुक्ति उनके पास केवल एक परिवार देवी द्वारा चुना गया है। हाउस परवेश हाउस ऑफ परवेश की बेटियां जब वह वयस्क होती हैं, तो महान आत्मा ब्रिटेसिया को सुन और महसूस कर सकती हैं। एक अज्ञात दानव उपहार सूखे हुए महाद्वीप में बारिश लाता है और उसके लिए लोगों ने आत्माओं को अपमान उपनाम दिया। कीरा लुडविग फारवेस की पहली बेटी भविष्यवाणी के अनुसार एकमात्र प्रतिभाशाली माना जाता था। लड़की एक ईमानदारी और दयालु महिला के रूप में पली बड़ी और उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि अपने पिता का प्यार, जिसे कम उम्र में अपनी माता को खो दिया, स्वाभाविक रूप से अपने पिता का प्यार बहुत ही इच्छा रखती थी। और वह अपने पिता को प्यार करने के लिए क्या क्या कर सकती थी। उनको वह पूरे हवेली की छोटी महिला की प्रशंसा करती थी और किसी भी इतना प्रतिभाशाली बच्चा नहीं देखा था। उसने सम्मान भी खुश होंगे। नौकरानियां ने उसे बताया कि वह बार-बार प्रशंसा प्राप्त कर सकती हैं। जब वह अपने पिता के पास दौड़ी, तो वह चाहती थी कि वह उसे परिणाम देखें, लेकिन उसने उसे दंड बस्ते में डाल दिया कि उसके पास अब और महत्वपूर्ण काम हैं। और अगर वह चाहती है तो बाद में परिणाम बता सकती है। लड़की को एक बार फिर से काम करने से विचलित करने के लिए माफ़ी मांगी और ड्यूक को छोड़ दिया। सच्चाई में ड्यूक कभी भी अपनी बेटी को गले भी नहीं लगाया। जब वह महामहिम से चलती थी तो वह सीढ़ियों पर खड़ी होती थी। कीरा ने सोचा था कि अगर वह सीढ़ियों से गिरकर खुद को चोट भी पहुंचाती है तो शायद उसे देखने उसके पिता आएंगे। वह नीचे दौड़ी और नौकर तुरंत उसकी मदद करने के लगे और उसके कमरे में ले गए। सुबह जब वह जागी तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। हालांकि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, पर वह बहुत खुश होकर उठ गई क्योंकि उसने सोचा कि उसके पिता उससे मिलने आएंगे। लेकिन नहीं, ये अफवाह थी कि जो उसके घाव का इलाज करने आई थी। अंत में वह कभी भी नहीं आया। लड़की की उम्मीद थी कि वह उससे प्यार करता है। उसका पिता, वह चाहती थी कि उसके पिता उससे प्यार से देखें। बस एक बार ही वह 18 साल तक अपने पिता की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करती रही। शायद वह अपना पूरा जीवन जैसे ही जीती रही। अगर वह लड़की एक दिन बॉल में नहीं दिखाई देती, तो ऐसा शायद नहीं होता। हॉल में
नहीं दिखाई देती है। डचेस ऑफ रवेना पोस्टे की सबसे बड़ी बेटी दिखाई दी। उसने खुद को राजा से मिलवाया और उसे अपना पिता कहा और उसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं डचेस अरेना की बेटी हूँ, आपकी सबसे बड़ी बेटी पोस्टे। राजा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे या क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका मतलब है कि वह उसकी बेटी है। ठीक है। लड़की ने जवाब दिया कि वह, लेकिन क्या रवीना रैनवर्थ अपनी निस्वास के बाद नहीं मर गई थी? वह, उसका बड़ा भाई, अब बहुत समय से अनुपस्थित था। काउंट 15 साल से नहीं दिखाई दिया था। और ये बच्चा कहाँ से आ गया एकदम से? ये पहले भी अफवाहें थी कि वास्तव में मार्क्विस ऑफ एंडलवर्थ को जल्द ही फंसाया जाएगा। क्या वह नहीं थी? मुझे नहीं पता था कि ठीक डचेस रवेना की बेटी है, लेकिन क्योंकि वह ग्रैंड ड्यूक की सटीक कॉपी लगती है, तो कीरा ने सोचा कि क्या उसकी एक बहन है और जो कि सेम इसी की तरह है, और इसका मतलब एक और राजकुमारी हो जाएगी। और क्योंकि वह उसकी बेटी है, तो क्या वह साबित कर सकती है? ऐसा ड्यूक ने पूछा। तो कोस्टे ने बोला कि हाँ, वो ऐसा कर सकती है अगर उसे ड्यूक मौका देते हैं तो। तो उसने कहा कि वह उसे मौका देंगे, जिसका वह जवाब जानना चाहती थी कि वह उसके पिता की किस तरह के आदमी थे। और उसे उस दिन से लड़कियों की परिचित दुनिया बदल गई। एक दिन का सीन है, नाश्ते के समय टेबल पर बैठी होती हैं और खाना खा रही होती हैं। बाद में कोस्टे आई और उसने पूछा कि क्या वह इतनी जल्दी उठ गई? कीरा ने पूछा। और क्या वह कल रात अच्छी तरह सोई? बटलर ने उसे अपने कमरे में दिखाया। बिस्तर बहुत ही नरम था और कई राजकुमारियों ने उसे बताया कि कैसा महसूस हुआ, और उसे पहले भी कभी इतना अच्छा और आरामदायक बिस्तर नहीं देखा था। और उसके बिस्तर के चाचा जो चाचा के घर पे था, वह इतना अच्छा नहीं था। अगले दिन एक साथ घूमने जाने की वह बात रखना चाहती थी कीरा के साथ, लेकिन फिर उससे गलती से गिलास क्रिकेट टूट गया और उसने अपने फर्श पे भी पानी गिरा दिया और अपनी ड्रेस पे भी। उसके साथ कोस्टे ने तुरंत माफी मांगना शुरू कर दिया और भ्रम में उससे एक प्लेट भी तोड़ दी। उसने राजकुमारी से परेशानी करने के लिए माफी मांगने कीरा के शांति से कहा कि वह बटलर को एक शिष्टाचार शिक्षक नियुक्त कर देंगे ताकि आगे से ऐसा कुछ भी दिक्कत ना हो। मेज से उठकर कहा कीरा ने, क्या उसका खाना हो चुका है? वह पहले जाएगी। पोस्टे उसके पास आई और नौकरानियों ने कहा कि वह उसके लिए दूसरा नाश्ता तैयार करेगी। लड़की ने कहा कि वह वहाँ से बाद में खाएगी, पहले वह जाके कीरा से माफ़ी माँगेगी, चाहे क्योंकि उसने उसका नाश्ता खराब कर दिया था। लड़की ने मेज़ उठ गई और बहन के पीछे दौड़ पड़ी। उसने कहा कि वह एक साथ जाने की पेशकश की। नौकरानियों ने आपस में कहा कि नई राजकुमारी काफ़ी अच्छी हैं, वह काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करती हैं और दूसरों के पीछे दयालु भी है। और वह उच्च पद से नहीं है, लेकिन वह काफ़ी नीचे दर्जे से आई है। इसी वजह से वह काफ़ी अच्छी हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। बजाए कि अगर कीरा को देखें, तो कीरा से बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। उसे किसी भी तरह के संबंध बना पाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह ग्रैंड ड्यूक की एक समान प्रकृति सी दिखती हैं। उनको देखना जैसे कि ग्रैंड ड्यूक को देखना लगता है, और वह उनकी बायोलॉजिकल बेटी भी है। हाउस ऑफ परवेज की महिलाओं जो आत्माओं की शक्ति के साथ पैदा हुई थी। कीरा ने अपनी तलवार का अभ्यास करते हुए सोचा कि कुछ भी हो सके, केवल वह ही एक उपहार के साथ पैदा होगी, और क्योंकि पूरी पीढ़ी के लिए एक ही बेटी अभी भी उनकी मुक्ति होगी, तो दूसरी नकली है जो कि मुश्किलें पैदा करेगी। अगर पोस्टे उससे पहले स्पिरिट्स की पावर को अनलॉक कर लेती है, तो इसका मतलब यह है कि वह झूठी साबित हो जाएगी। उसने बताया कि उसके पास आई और उससे बात करने लगी। पोस्टे, उसने कहा कि यहाँ पे फूल बहुत ही अविश्वसनीय सुंदर रूप से हैं, और वह यहाँ अकेली क्या कर रही थी? उसने कहा कि वह यहाँ तलवार की अभ्यास कर रही थी। कीरा ने पोस्टे से कहा था, और वह खत्म कर चुकी है अपना अभ्यास। वह वहाँ छुट्टी पर है, इसलिए वह आराम करना चाहती है। कोस्टे ने देखा कि वह उसकी बहन से फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रही है, तो उसने उससे कहा कि तुम मुझसे फ्रेंडली व्यवहार क्यों नहीं करती हो? आखिरकार केवल मैं उनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कीरा ने जवाब दिया कि ठंडे लहजे में, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। उसने दोस्तों से करने की कोई इच्छा नहीं है, उसे दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह जानने वाली थी कि, लेकिन पोस्टे ने अपने शब्दों को तीखा कर दिया। उसने कहा कि अपनी शातिर हंसी के साथ कि वह सुन के कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ईरा ने ऐसा सोचा। उसने कहा, दोस्ती करना चाहता ही कौन है तुमसे? क्योंकि उसके पिता असली बेटी नहीं है। वह बेचारी कीरा, यहाँ उसकी गलती थोड़ी ना है कि वह अपनी माँ की किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध से पैदा हो गई। भले ही उसकी नसों में गंदा खून दौड़ रहा हो, लेकिन वह उसकी बिल्कुल पहचान नहीं करता। हालांकि
उसे अपनी माँ को महल से निकाल दिया था। उसके बाद भी एक डचेस बन गई और उसे अपने पिता को बहकाया। कितना अक्षम्य है, कितना शेमफुल है ये। और लेकिन यह एक पाप नहीं है, बल्कि माँ का है और उसने अपने माता-पिता की दोषी समझू लेकिन ये पाप नहीं है कि बल्कि उसकी माँ का पाप है कि उसने अपने माता-पिता के लिए उसे दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। हीरा ऐसी अपमानजनक जानकारी को सुन नहीं सकती थी। उसने अपनी तलवार कोस्टे की गर्दन पर रख दी और कहा, और जैसे ही वह मेरी माँ का अपमान करती रहेगी और मैं इससे यहीं काट दूँगी ताकि अब वह इतनी कुटिल मुस्कान ना कर सके। नौकरानियों ने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा था, तुरंत लड़कियों के पास चली गई। उन्हें समझ नहीं आया कि राजकुमारियाँ ऐसा क्यों कर रही हैं और वह यहाँ किस व्यक्ति पर तलवार उठा ले सकती हैं, जो उससे माफ़ी माँगने आया था। पोस्टे ने इतना अच्छा नाटक किया कि उसने कहा कि वह केवल उसे दोस्त बनाना चाहती है और उससे माफ़ी माँगना चाहती थी। लेकिन उसने कभी ऐसा महसूस होगा, भले ही वह सौतेली बहन है तो क्या हो गया? उसने फिर भी अपनी बहन माना और वह से दुश्मन बनाना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने उसके आराम के समय हस्तक्षेप नहीं करेगी। हीरा समझ गई कि कोस्टे एक नंबर की नाटकबाज है। वह उससे वह उस व्यक्ति को बहन कैसे मान सकती है थी जिसने उसकी माँ का अपमान करने की हिम्मत की हो। नौकरानी नौकरानियों ने कोस्टे के शरीर पर खून देखा। हालांकि उसने कहा कि वह ठीक है। नौकरानियों ने फिर भी उससे जोर दिया कि तुरंत ही चिकित्सक के पास बुलाया जाए और नौकरानियों ने कहा कि वह तुरंत कोस्टे के साथ निकल जाएंगी। मुड़कर उसने कीरा पर घृणित नजर डाली और शाम को ड्यूक के पास उसे याद कर रहे थे। फिर सीन आता है शाम में, जहां पर ड्यूक अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। जब उनके बच्चे होंगे, अगर एक बेटा पैदा होता है, तो वह उसे क्रिश्चियन कहा करेंगे और अगर बेटी होती है, तो कोस्टे। ऐसे बात करने का असहजता महसूस हुई, इसलिए उसने पूछा कि वह किसी को और को ना बताएं। यह एक रहस्य है उनका। राजा तुरंत निर्णय नहीं ले सका, लेकिन उसने इस बच्चे का चेहरा अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और राजकुमारी कीरा थी। शिष्टाचार के नियम के अनुसार उसे अपने पिता को शिष्टाचार के नियम के अनुसार उसने अपने पिता को ग्रीटिंग्स पेश करी और घुटने टेक दिए। योर हाइनेस से संबोधित किया और उसे दोपहर में क्या हुआ इसकी सूचना मिली थी। इसलिए उसने पोस्टे पर अपनी तलवार उठाई और जैसे ही वह उसे कुछ जवाब देना चाहती थी, उसने उसे जारी रखा। और मैं समझता हूँ कि आप उस बच्चे से आने से खुश नहीं हैं। मैं यहाँ समझ सकता था, लेकिन कम से कम उससे खुद को संयमित तो रखना चाहिए कि नौकरानियों के सामने हंगामा नहीं करना चाहिए था। वह एक आम आदमी के रूप में पली-बड़ी है। उसके विपरीत उसे शिष्टाचार और व्यवहार का कोई कौशल नहीं है। अब कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। तभी तब लड़की ने कहा कि पोस्टे ने उसकी माँ का अपमान किया था। उसने उससे कहा कि उसकी माँ एक एक प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन वह कभी भी किसी एक व्यक्ति को माफ नहीं करेगी जिसने उसकी दिव्यांत माँ के नाम को बदनाम किया हो। योर हाइनेस ने शांति से चेहरे को से बताया कि जल्द ही उसका पता लग जाएगा कि पोस्टे सही थी या नहीं। लड़की ने माफी मांगी और बाहर निकल गई। जब वह गलियारे में चल रही थी तो उसने उसे अपनी माँ की आखिरी पल याद आए। रो मत प्यारी कीरा, चाहे दूसरे कुछ भी कहें, जाने लो कि तुम सिर्फ फारविस हो, एकमात्र अप्सरा। अपने दिल की इच्छा के अनुसार आत्मविश्वास से जियो। और लड़की ने फर्श पर गिर गई और रोने लगी। उस क्योंकि क्यों जो हर समय आपकी बेटी के रूप में काम कर रही है, पूछते नहीं है क्यों उनके योर हाइनेस ने मुझ पर और मेरी माँ पर भी संदेह करते हैं। अचानक से कोस्टे दरवाजे से बाहर आई और उसने कीरा से पूछा कि क्या क्या कर रही थी। वह हॉल में अकेली क्यों रो रही थी, हंसते हंसते। और वह हाथ देने पसंद करती है, लेकिन कीरा ने उससे मदद स्वीकार नहीं की। चाहती थी कि इसके बजाय वह उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर वहां से निकल गई। कि कोस्टे इमारत के दूसरे दिव्या विंग पर रहती थी और थोड़ा शांत होने के बाद लड़की ने उससे पूछा कि वह इतनी रात के बीच मुख्य घर के में क्या कर रही थी। लड़की ने जवाब दिया कि आज ही से वह यहाँ रहेगी और इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। सामान्य तौर पर वह बारिश के मुख्य भवन में रहते हैं।
और उसके पिता ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी थी। और मैं अब से हमेशा उसके साथ यहीं रहूँगी। मैं सब कुछ उससे छीन लूँगी जो तुम्हारा है। उसने ने उसके कान में कहा और गलियारे में आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद महल के प्रमुख जोसेफ पहुंचे और उसने उत्तर के माहौल जानवर की स्थिति पर रिपोर्ट करना शुरू किया और दुष्ट आत्माओं को कोई बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन शूरवीरों को चौथा दल वहां भेजा जाएगा। लेकिन सिदिष्टीकरण मांग कर रहे थे कि कीरा ने उससे पूछा कि क्या उनके पास कार्रवाई की कोई योजना थी। उपप्रमुख ने जवाब दिया कि क्योंकि डेनलोर कैनियन के पास में था और उन्होंने वहां घात लगाने का फैसला किया था। कीरा इस बात की योजना से थोड़ी नाखुश थी क्योंकि डीनलोर कैनियन एक प्राचीन स्थान है। इसके अलावा यहाँ सम्राट की खजानों में से एक है और अगर जिस जगह नष्ट हो जाती है तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। घात लगाने के लिए अन्य विकल्पों का उपयोग करना के लिए कहा और कुछ ही दूर एक जंगल में, लेकिन क्षेत्र के पहाड़ के बेहद खतरनाक और भूस्खलन असामान्य नहीं है। जोसेफ ने उसे बताया कि तब राजकुमारी ने जोखिम के बारे में पूछा। उसने बताया कि उस स्थान पर एक ऑपरेशन के लिए जोखिम औसत से कम थे। थोड़ा सोचने के बाद उसने आदेश दिया कि योजना की बी का पालन किया जाएगा और आदमी आपत्ति करने चाहते थे, लेकिन कीरा ने उसे रोक दिया। तब उसने आदेश का पालन किया और उन्होंने वार्षिक चैरिटी गाल के लिए भी धन आवंटित करने की आवश्यकता थी। नौकरानियों ने यह बातचीत सुनी और उसके आपस में चर्चा करने लगी। उन्होंने यह पद पाने के लिए क्या ही किया। उन्होंने प्रवेश परीक्षा भी नहीं दी थी। उसे खुद को शूरवीर का प्रमुख कहने की कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वह पारंपरिक परिपीढ़ी से दर पीढ़ी किताब उसे विरासत में दी गई थी। हाउस ऑफ परवेज का प्रत्येक बच्चा 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 3 साल के लिए हाउस ऑफ परवेज की शूरवीर की प्रमुख का पद धारण करना चाहिए। इसलिए उसे आमतौर पर उप प्रमुख की कुछ तय करता है और यह केवल दिखावे के लिए होता है। लेडी कीरा पूरी तरह से अनजान है। वह कभी भी खुद को प्रमुख के रूप में साबित नहीं कर सकती हैं और उन्हें सर जोसेफ के अफसोस हुआ जिसे उप प्रमुख का ठप्पा लगाया गया था। उसके पास इसके लिए पर्याप्त अनुभव है और कौशल भी। क्या इस हवा में शर्म का एक अंश नहीं है? बस आज सुबह की घटनाओं को याद करो तो वहां उसे ठंडे अहंकारी और चेहरे भी देखते हैं और आदेश देती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई नकली राजकुमारी होकर मुंह खोलने की। दूसरी नौकरानियों ने भी उसे ऐसा ना कहने का। यह सब अभी भी अप्रमाणित है और उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो उसका चेहरा देखो। जब यह पता चलेगा कि वह वास्तव में नकली राजकुमारी है तो नौकरानियों ने उसके अहंकारी चेहरे को अपने पैरों से रौंद डालेंगी। वह हमारे कपड़े अनंतर से धोएगी। नौकरानियों ने गंदे कपड़े लॉन्ड्री ले जाते हुए कहा। अचानक अप्रत्याशित रूप से उसकी मालकिन की आवाज़ के पीछे से सुनाई दी और उसने नौकरानियों से पूछा कि वह अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होगी और उसने नौकरानियों ने उसे तुरंत अपनी मालकिन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन उस दलील के बावजूद भी उसने अपनी बात पर अड़ी रही। उसने राजकुमारी से पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा था। उस सवाल से कीरा को हमेशा होश से बाहर कर दिया। किसी भी मामले में वह महान ड्यूक की बेटी नहीं है। इन शब्दों के बाद कीरा ने खुद को रोक नहीं पाई और नौकरानी को थप्पड़ मार दिया। मारा वह अभी भी उसी घर की मालकिन है। इस आधार पर उसने अंदर के लिए नौकरों को दंडित करने का अधिकार है और उसे तो कौशिक ने उसकी नौकरानी देखने आई कि क्या हो रहा था। उसने अपनी नौकरानी मीना को गार्डों द्वारा अप- पीटा जा रहा था और कीरा ने ऐसा कैसे कर सकती है? कौशिक ने राजकुमारी से पूछा। उसने बताया कि नौकरानी वह हमें महल में लाई थी और उसने उचित दंड के हकदार थी, लेकिन फिर भी राजकुमारी को इतनी क्रूर तरीके से आवश्यकता समझ में नहीं आया क्यों दी इतनी सजा और तरीके भी आवश्यकता समझ नहीं आई कि कीरा ने उसे समझाया कि उसके जैसी आम आदमी को अभिजात वर्ग के नियमों का कोई अंदाजा नहीं है। नौकरानी ने लेडीज कोस्टे से मदद की भीख मांगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई क्योंकि अभिजात वर्ग की दुनिया के कानून में ऐसा एक था कि शाम को जब उनके लोगों को महल पहुंचे तो उन्होंने बेटियों को उनके स्वागत करने के लिए दौड़ी। गजेटा ने खुद को अपने पिता के बहाव में फेंक दिया और उसने विनती की कि वह नौकरानी मीना को बाहर ना निकाले। उसने उसे सुनने के बाद
वह कीरा की ओर मुड़े। तुमने ऐसा क्यों किया? नौकरानी को दंडित किया। तुम उसे बाहर क्यों निकालना चाहती हो? कीरा ने कहा कि उसने उसका अपमान किया था और उसके ठीक से दंडित किया, इसलिए उसने ठीक से उसे दंडित किया। तब कोस्टे ने अपने नौकरानियों के बचाव में बोला, हालांकि मेरी नौकरानी ने गलती की थी, लेकिन उसे हजारों दंड मारना और महल से निकालना क्रूर था। सम्राट ने सहमति व्यक्त की कि सजा बहुत ही कठोर थी। 1000 दंड बहुत ज्यादा होते हैं, और क्योंकि उसने ऐसा किया तो उसके पास एक अच्छा कारण होना चाहिए। लड़की ने कहा कि उससे अपमान सुनने थे, जिनके लिए वह जवाब दिए बिना ही रह सकती थी, और उन शापों के मुंह अपने मुंह से दोहराना नहीं चाहती थी। तो नौकरानियों ने इशारा करते हुए उसने कहा कि यह दोनों उनके साथ थी, और उसने उन्हें सब कुछ बताने को कहा। वह सब बता सकेंगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उसने सम्राट ने आदेश दिया कि तुमने जो सुना था वो सब कुछ बताओ। तो वह उनके हाईनेस को बताने लगी कि घुटनों पर गिर गए और माफी मांगने आपस में एक दूसरे को देखते हुए बोले कि लेडी मीना ने राजकुमारी के बारे में कहा कि वह बहुत ही डंडी थी, और साथ ही उनके लिए लेडी के लिए सेवा करना बहुत ही मुश्किल था। बस इतना ही सम्राट को बता सके। राजकुमारी गुस्से में थी, लेकिन नौकरानियों ने कहा जो कहा। वह नौकरानी ने उसे कहा था, और उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा सम्राट और कोस्टे के ओर मुड़कर उसने अपनी बहन की उपहास भरी नजरों से देखा। सम्राट कोस्टे से पूछा, यह कैसा था? ये सब क्या है? लड़की ने चेहरे पर अपने पिता की छाती पर दबे लिए और रोने लगी। उसने नौकरानी को शब्दों की पुष्टि करते हुए, कीरा ने गुस्से से नौकरानी पर चिल्लाई, तुम सब बकवास कर रही हो। ऐसा उसने नहीं कहा था, तुम सब झूठ बोल रही हो। और लेकिन नौकरानियों ने घुटनों पर कबूल किया कि उसने इतना ही सुना था, और नौकरानियों ने उनकी बहस में दखल देख रही थी, और ने तर्क दिया कि वह ऐसा कुछ शब्द के लिए हजारों दंड के सजा मिलनी चाहिए। ये सच नहीं है। कीरा का पालन करना मुश्किल है। नौकरानी ने शब्दों को सुनने के बाद, सम्राट, योर हाइनेस, के कीरा ने कहा, तुम सब घर के लिए एक समस्या बन गई हो। और कीरा पारवेज, क्या तुम वास्तव में कोस्टे की नौकरानियों से इतनी नफरत करती हो? लड़की ने खुद की ओर उसकी बाह फेंकी, और दोनों बाहों बनाने लगी, और उसने सब गलत समझा। यह सिर्फ गलतफहमी है। यह नौकरानियों ने कोष्ठी के साथ मिली हुई हैं, और उसके लिए अप्रत्याशित रूप से और सभी उपस्थिति लोगों के लिए सम्राट ने अपनी बेटी को मारा। सम्राट ने उसे कहा कि वह लगातार परेशानियां दे रही है, और वह नहीं चाहते थे कि उसके पिता कहें, क्योंकि उसके कार्यों के कारण उसके 1 महीने के लिए उसे घर से बाहर नहीं दिया जाएगा, और उसे बंद कर दिया जाएगा उसके कमरे में, और उसने उसके द्वारा नहीं देखा जाएगा, और ना ही उससे बेटी से बात करेंगे। और उसके बाद उपस्थित लोग चले गए, और अकेली झुकी हुई खड़ी थी, हिल नहीं रही थी। पोस्टे ने उससे पीछे आई और कहा, इस समाज में तुम्हारे पिता की राय और कृपा इतनी महत्वपूर्ण है, और वह ठीक उसी तरह पिटा हुआ देखना पसंद करती थी, और उसे बस इतनी हल्की सजा मिली। ऐसे ताने सुनकर कीरा ने अपनी बहन पर भड़क गई, और उसने उसे शाप दिया, और उसे बताया कि जब से वह दिखाई दी है, वह पूरा जीवन गलत हो गया है। मुस्कुराते हुए कोस्टे ने कहा कि वह अगर बाकी जीवन का कोने में सिमट कर बैठना चाहती है, तो वह कोने अपने बाल घुंघराले कर सकती है, और अगर उसने ऐसा किया तो वह अपने पिता को शिकायत करेगी, और उसे अगले ही दिन महल से निकाल दिया जाएगा। और कीरा ने सजा शुरू हो गई। वह अपने कमरे में बंद बैठी थी। उसने अपने पिता के बगीचे में चलते हुए देखा। हालांकि वह दुखी और अकेली थी, उसने अपने खुद को अविश्वास किया, और अगर हालांकि वह दुखी और अकेली थी, उसने खुद को आश्वासन किया, और अगर अगर उसने पहले आत्माओं की शक्ति को जागृत कर लिया तो लड़की तुरंत गायब हो जाएगी। पोस्टे, और तब उसके पिता उसको कुछ वैसा ही करना होगा जैसा पहले थे। इसलिए उसने अपनी शक्ति को जल्द से जल्द कोस्टे से भी पहले प्रकट करना होगा। कोस्टे को जन्मदिन पर एक पार्टी में और थी जन्मदिन की पार्टी थी, और अपनी जन्मदिन की पार्टी पर उसने दिखाया कि वह जादू का इस्तेमाल कर सकती थी। वह अंततः आत्माओं की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। वह बहुत ही खुश थी। ब्रिटेशिया ने उसके जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया था, और उपस्थित सभी लोगों ने नई राजकुमारी को बधाई दी। कीरा ने कीरा, जो किनारे पर खड़ी थी, वह समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह कैसे किया। और जब मेहमान ने कीरा की ओर देखा तो वह गुस्सा हो गए। उन्होंने सुझाव दिया कि लड़की को दंडित किया जाए। उसने इतने लंबे समय तक एक महिला को होने का नाटक किया था जिसने इतने लंबे समय तक एक नकली महिला होने का नाटक किया था, और उसने पापों की भुगतान करने होंगे। और उसने हम सभी को 18 साल तक मूर्ख बनाया है। दुष्ट चुड़ैल है ये। वह इतने भूमि को नष्ट करने की योजना बना रही होगी।